हेलो दोस्तों, चलिए अब जो प्रस्तावना का एक पॉइंट है। प्रस्तावना में शासन का स्वरूप जो हमने अभी पढ़ा था कि शासन का स्वरूप कौन कौन था, जो 5 था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये जो था इसको हम थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम पढ़ते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या मतलब होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। यानी कि वह देश जो अपने आंतरिक मामला हो और जो बाह्य मामला हो, दोनों में स्वतंत्र निर्णय ले पाए, उसी को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोल पाएंगे। यानी कि पूरी तरह से उसके पास अपना अधिकार है निर्णय लेने का। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखते हैं कि आंतरिक मामले में कौन कौन से आएंगे। थोड़ा बहुत समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ा थोड़ा ही समझते चलेंगे तो हमें ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, आंतरिक में देखिए, सबसे पहले देखिए कौन कौन मामले आएंगे। तो आंतरिक में आएगा सबसे पहले राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामला जो अपने देश में जो भी चुनाव होता है तो वो आंतरिक मामले में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्थिक नीतियाँ, जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाना है अपने देश के विकास के लिए, तो हम खुद निर्णय ले पाएंगे, हमारे जो देश के जो शासक होंगे वो ले पाएंगे। और सामाजिक नीतियाँ, जो समाज में कैसी नीतियाँ बनेगी, कैसी नीतियाँ नहीं बनेगी, इसका भी हमारे देश के पास अधिकार रहेगा। कोई भी बाहरी शक्ति इस पे हमें प्रेशर नहीं दे सकती। अब देखिए बाह्य में विदेश नीति, जो भी विदेश नीति, किस देश के साथ संबंध रखना है नहीं रखना है, किस ग्रुप का सदस्य बनना है नहीं बनना है, इस सब कुछ का निर्णय लेने का अधिकार हमारे देश के शासक के पास होगा, जो भी उस टाइम देश में शासन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसे याद रखिएगा ताकि प्रस्तावना का एक भी क्वेश्चन है वो छूटे ना हमसे। अब देखिए समाजवादी। समाजवादी है क्या? समाजवाद का मतलब क्या होता है? तो समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है। कैसा विचारधारा है, चलिए देखते हैं। संपत्ति का समाजीकरण, यानी कि पहले क्या था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपने पढ़ा होगा अपने जो इतिहास में कि कितने लोगों की मृत्यु हो जाती थी भूख के कारण। यानी तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है, वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, 2 वक्त के एक वक्त का भी नहीं खा पा रहे, तभी तो भूख से इनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो ये संपत्ति का समाजीकरण बोला गया, ताकि जो गरीब, पहले उनको भी तो मिले। पहले कैसे बढ़ा, गरीबी बढ़ा कैसे, पहले ये सोचिए कि जब वर्ण व्यवस्था था हमारे पास, समझिए वहाँ से शुरू करते। जब वर्ण व्यवस्था था तो कुछ लोगों के पास अधिकार था जो ज़्यादा पैसे रख सकते थे। जो सबसे ज़्यादा गरीब थे, जो जिनको सबसे नीचे रखा गया था, वो तो काम ही नहीं कर पा सकते थे। कितना भी काम कर ले, उनको जो पैसे वाले काम है वो कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो कहाँ से अमीर हो पाएंगे? तो धीरे धीरे गरीबी बढ़ती गई। तो जब देश आज़ाद हुआ तो क्या सोचा गया, ताकि हमें संपत्ति का थोड़ा समाजीकरण करेंगे तो पहले नीचे को हमें बराबर करना पड़ेगा, तब हम उनको अच्छे से अपने देश का विकास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए समानता को महत्व देना, यानी अपने देश में समानता हो। आगे मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। अभी जो जितना भी योजनाएं चलाई जाती है, क्यों चलाई जाती है? क्योंकि देखिए अपने प्रस्तावना में दिया है समाजवादी। ठीक है, तो समाजवाद को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मजदूर और वंचित वर्ग यानी जिनको पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रही है, उनको हम रिसोर्सेज पहुंचाएंगे, तो ये हमारे समाजवादी विचारधारा में आएगा। और ये शोषण की समाप्ति, यानी जहाँ भी शोषण हो रहा है उसको समाप्ति करेंगे। अभी आपने शायद एक न्यूज़ में देखा होगा फिलहाल में कि बंधुआ मजदूरी खत्म हुए कितने साल हो गए, मतलब कितना, मतलब दशक समझिए हो गए। जबकि अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले यूपी में एक ऐसे जगह जो दिल्ली के पास ही था, जहाँ पे कुछ लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था। ठीक है, तो ये हमें शोषण की समाप्ति करना है, तब जाके हम अपने समाजवाद की विचारधारा को पूरा कर पाएंगे, जो कि हमें प्रस्तावना में दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 हो गया हमारे पास। अब चलते तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हमने समझा था, बट फिर एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा सा।
संवैधानिक तौर पे भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश माना जा सकता है। संवैधानिक तौर पे हम अपने देश को पंथ निरपेक्ष मानेंगे क्योंकि ये संविधान में तो लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी है तो हम पॉलिटी को अपने संविधान के जो भाषा जो भी लिखा हुआ है उसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ तो रहे मान लीजिए कि प्रीलिम टाइप्स का, बस फिर भी हमें अगर ये सब इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो संवैधानिक तौर पे भारत एक पंथ निरपेक्ष देश माना जा सकता है क्योंकि पहला पॉइंट देखिएगा, भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जो अपना देश है हमारे पास कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। और देखिए, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के पश्चात प्रस्तावना भारत को स्पष्ट तौर पर पंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया। पंथ निरपेक्ष जो लिखा गया 42वें संविधान संशोधन में लिख दिया गया पूरा अच्छी तरह से, उसके पहले था नहीं, मतलब उसको पढ़ के समझ में आता था कि हाँ हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, बट 42वें में स्पष्ट तौर पर उसमें लिख दिया गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। अब देखिए हम पंथ निरपेक्ष के बाद चौथा हमारा क्या था, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। देखिए, लोकतंत्र का आशय जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। ये किनका कथन है, अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा आप लोगों ने, चलिए कमेंट में बताइएगा अच्छे से, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोकतंत्र के बारे में तो बोला गया, तो लोकतंत्र का आशय जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही है। तो लोकतंत्र में जो भी होगा वो शासन के प्रमुख की बात करता है, यानी कि फिलहाल अभी समझिए अभी शासन के प्रमुख कौन है हमारे, कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं बता भी देती हूँ, प्रधानमंत्री जी हैं शासन के प्रमुख। और राज्य का प्रमुख पूछे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो है राज्य का प्रमुख। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो शासन के प्रमुख होते हैं, सॉरी राज्य का प्रमुख होते हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य का प्रमुख होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो शासन के प्रमुख है। तो जो लोकतंत्र बात करता है वो शासन के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री, उनको हम प्रधानमंत्री तो हम नहीं चुनते बट अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा सदस्य को तो चुनते हैं, राज्यसभा सदस्य को तो चुनते हैं। अब उनके जो बहुमत के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकतंत्र तो वहीं काम आ रहा है, शासन के प्रमुख में। ये क्लियर कट एकदम क्लियर रखना है, शासन के प्रमुख और राज्य के प्रमुख। तो लोकतंत्र बात करता है शासन के प्रमुख। अब देखिए गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या हुआ, तो गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। कई जगह है जो प्रत्यक्ष तौर पे भी जनता राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। तो गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या हुआ, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो। हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष होता है राष्ट्रपति का चुनाव, बट आपको कमेंट करके बताना है कौन से देश में जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं उनको डायरेक्ट चुना जाता है, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष चुना जाता है। तो ये बात करता है राज्य का प्रमुख के बारे में, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्र बात करता है शासन के प्रमुख का और गणराज्य बात करता है राज्य के प्रमुख का, ठीक है। तो ये था हमारा प्रस्तावना में शासन का स्वरूप, जो कि हमने 5 पॉइंट पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो 5 पॉइंट जो था क्या क्या था, शासन के प्रमुख, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे मेरे वीडियो फॉलो कीजिए। आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। धन्यवाद।